डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बल तथा गति के नियम नामक पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पाठ का नाम है बल तथा गति का नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, इस पाठ में एक लेक्चर हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं। उसमें आपको हम ये बताए हैं बल क्या है, प्रकृति में मूल बल कौन कौन से पाए जाते हैं। बेटे, प्रकृति में मूल बल मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा बल है प्रबल नाभिकीय बल, चौथा बल है दुर्बल नाभिकीय बल। बेटे, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे कमजोर बल होता है, जिसकी चर्चा इसके पहले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं। उस वीडियो को जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, आप पूरा उस वीडियो को देख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस लेक्चर में हम आपको घर्षण बल बताए हैं, घर्षण बल को कम करने की विधियां बताए हैं, अभिकेंद्रीय बल बताए हैं, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण बताया गया है। तो ये सब इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग बल की प्रबलता के आधार पर बल कितने प्रकार का होता है, आज हम इसका वर्णन करेंगे। बल के प्रबलता के आधार पर बल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। बेटे, बल के प्रबलता के आधार पर बल 2 प्रकार का होता है। बल वह दबाव या खिंचाव है, बल वह दबाव या धक्का, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देती है। बेटे, बल वह बाह्य कारक है, विभिन्न प्रकार से परिभाषा इसकी दे सकते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करती है। बेटे, बल मुख्य रूप से प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक संतुलित बल, संतुलित बल, इसे बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा जो होता है असंतुलित बल, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। इन दोनों की चर्चा आपके समक्ष हम करेंगे। बेटे, संतुलित बल जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल संतुलन की अवस्था में हो। कैसे अवस्था में हो? संतुलन की अवस्था में हो। कैसे रहेगा? बैलेंस रहेगा, बैलेंस रहेगा। बेटे, यदि हम किसी वस्तु में अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह संतुलित अवस्था में कही जाती है।
संतुलित बल। किसी वस्तु में लगने वाले अनेक बलों का परिणामी शून्य हो तो वस्तु संतुलित अवस्था में कही जाती है। वस्तु कैसे कही जाती है? संतुलित अवस्था में कही जाती है। देखें, बिल्कुल आप उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। आप ये समझिए, आप यहाँ पर देखिए, ये कौन है? मान लीजिए भाई साहब हैं। कौन है? भाई साहब हैं। ठीक बेटे, अगर इनके इस तरफ लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन का बल लग रहा हो, अगर इधर भी 10 न्यूटन का बल लग रहा हो, तो क्या ये अब कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि 10 न्यूटन का बल इधर लेफ्ट में लगा और 10 न्यूटन का राइट में लगा। यहाँ पर दो बल लगे, विपरीत दिशा में लगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और भाई साहब अपने ही अवस्था में रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? उनका परिणामी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माना कि परिणामी आ रहा है, माना कि परिणामी आ रहा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बेटे, यदि फिर से 10-20 न्यूटन का इधर लग गया और 20 न्यूटन का इधर लग गया, अब फिर क्या होगा? बराबर बल लग रहा है, तो अब इस दशा में भी यहाँ परिणामी बल क्या है? 0 है। परिणामी बल क्या है? 0 है। अर्थात कैसी अवस्था है ये? संतुलन की अवस्था है। कैसी अवस्था है? संतुलन की अवस्था है। बेटे, यदि अगर यही 20 हम इधर न लगाए, अब ये क्या हो गया? यहाँ 30 न्यूटन का इस तरफ लग रहा है और इस तरफ 10 न्यूटन का लग रहा है। भाई साहब इधर चले जाएंगे, भाई साहब इधर चले जाएंगे। बल का परिमाण जिधर ज्यादा होगा, भाई साहब उधर चले जाएंगे। यहाँ से एक छोटी बात आप सीखिए, बिल्कुल जिधर परिणामी बल ज्यादा होगा, पिंड उधर ही चला जाएगा। तो परिणामी बल इधर ज्यादा हुआ तो इधर भाई साहब चले जाएंगे, अर्थात यह असंतुलित बल हो गया। यह क्या हो गया? असंतुलित बल हो गया। देखिए बेटे, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, किसी वस्तु में, किसी वस्तु या पिंड में लगने वाले अनेक बलों का परिणामी शून्य न हो तो असंतुलित बल कहते हैं। बेटे, जैसे कभी हमने आपको बताया, यहाँ पर जो परिणामी होगा वो 0 नहीं होगा, जबकि इसमें क्या होगा? परिणामी 0 होगा। बेटे, असंतुलित बल के काफी उपयोग है। किसी वस्तु में गति प्रदान करने के लिए असंतुलित बल लगाते हैं। माना कि भाई साहब अगर बराबर बराबर बल लगाते तो इनमें गति नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 30 न्यूटन का बल हो गया, इधर 10 न्यूटन का बल हो गया, तो गतिशील अवस्था में हो गए। तो किसी वस्तु को, किसी पिंड को, किसी व्यक्ति को यदि हम असंतुलित बल देंगे तो वह गतिशील अवस्था में हो जाएगा। किस अवस्था में हो
हो जाएगा? गतिशील अवस्था में हो जाएगा। ओके बेटे, देखें, यदि त्वरण उत्पन्न करना हो, क्या उत्पन्न करना हो? त्वरण उत्पन्न करना हो। बेटे यदि त्वरण उत्पन्न करना हो, त्वरण उत्पन्न करने के लिए हम किसी वस्तु में असमान बल लगाएं। जब हम असमान बल लगाएंगे तो वहां परिणामी बल शून्य नहीं होगा और वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। परिणामी बल, बेटे परिणामी क्या है? परिणामी मतलब आप समझ सकते हैं नेट बल। परिणामी बल मतलब परिणामी और परिमाण दोनों अलग अलग है। परिमाण मतलब कोई न्यूमेरिकल डाटा, कोई आंकिक मान होता है, कोई न्यूमेरिकल डाटा या कोई आंकिक मान होता है, जबकि परिणामी या परिणामी मतलब नेट, परिणामी मतलब नेट या कुल। तो असंतुलित बल का उपयोग हम त्वरण उत्पन्न करने के लिए करते हैं, गति उत्पन्न करने के लिए करते हैं। किसी भी पिंड में असमान बल लगा देंगे तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? गति उत्पन्न हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल बातें स्पष्ट हुई होंगी। बेटे इसके आगे हम लोग देखेंगे गति का नियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम। बेटे गति के नियम को महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। कौन प्रतिपादित किया था बेटे? सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम को दिया था। कितने नियम दिए थे बेटे? 3 नियम दिए थे। सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम को दिया और कितने नियम दिए? 3 नियम दिए, जो कि ऑल ओवर फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे मैकेनिक्स ब्रांच में इसका उपयोग होता रहता है। बेटे इन्होंने जो गति का 3 नियम दिया, बेटे यह जो तीनों नियम हैं ये प्रिंसिपिया, एक बुक है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया एक बुक का नाम है। बेटे प्रिंसिपिया एक बुक का नाम है जिसमें ये तीनों नियम लिखे गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं। बेटे इन्होंने गति का प्रथम नियम दिया, गति का द्वितीय नियम दिया, गति का तृतीय नियम दिया। तो गति के 3 नियम निम्नलिखित हैं। गति के 3 नियम निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला नियम, बेटे गति के 3 नियम निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला नियम है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। बेटे दूसरा नियम है गति का द्वितीय नियम। तीसरा नियम है गति का तृतीय नियम। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा गति का द्वितीय
नियम। तीसरा हो जाएगा गति का तृतीय नियम। बेटे गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें से बेटे प्रथम नियम लेंगे गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटे गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको और क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी आगे के लेक्चर में आपको हम बताएंगे जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या है। देखिए बेटे गति के प्रथम नियम में यह बताया गया कि एकदम बिल्कुल सामान्य सा नियम है। ये चाक है, चाक है, यदि जब तक इस पर हम कोई बल नहीं लगाएंगे ऐसे तो रहेगा ही। क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा? नहीं परिवर्तन होगा। मान लीजिए इस चाक को हम यहाँ बिल्कुल चिपका दें, इस पर चस्पा कर दें। यदि हम चस्पा कर देंगे तो स्थिर अवस्था में हो गई। जब स्थिर अवस्था में हो गई तो जब तक इस पर कोई बाहर हम नहीं लगाएंगे क्या ये चाक गिरेगी? नहीं गिरेगी, ये चाक नहीं गिरेगी। ओके बच्चों। और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बेटे देखिए बेटे, कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक उसी स्थिति में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। बेटे कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक उसी स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ओके बच्चे। इसका मतलब जैसे कोई वस्तु बस चल रही है, बस चल रही तो बस चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सामान्य सा नियम है बेटे। इसी नियम को हम इस प्रकार से भी कहते हैं कि यह किसी वस्तु में स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है। किसी वस्तु में स्थिति का परिवर्तन का विरोध करती है। यदि वस्तु विरामावस्था में तो बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे। बेटे जड़त्व क्या है? कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है तो इसी अवस्था को हम जड़त्व कहते हैं। इसी अवस्था को हम
जड़त्व कहते हैं। ओके बेटे, समझ गए आप लोग? देखिए, और जड़त्व का नियम यही पहला ही नियम है। जड़त्व का नियम यही पहला ही नियम है। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु, कोई वस्तु यदि गतिशील अवस्था में है या विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में रहती है। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसको दूसरे अवस्था में हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, अथवा सभी वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। सभी वस्तुएं अपने, आप चाहे इस परिभाषा को देखें चाहे इस परिभाषा को देखें, दोनों बातें यही है। सभी वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। बेटे ब्लैक बोर्ड लगा है, यदि हम इसको बल लगाएंगे तो क्या आसानी से आएगा? आसानी से नहीं आएगा बेटे। हालांकि हम चाहे तो इसको गिरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से नहीं आएगा। तो क्या होगा? सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। यही जड़त्व का नियम है, यही गति का नियम है, यही न्यूटन का प्रथम नियम है। ओके बेटे, जड़त्व की विस्तृत चर्चा हम लोग कोरोना नहीं हुआ है, डरिएगा मत आपको नहीं होगा बेटे। इसके आगे जड़त्व की चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग बिल्कुल अपने नोटबुक में लिख लेंगे। कहीं कोई समस्या होगी तो नीचे आप कमेंट कर देंगे। आपके कमेंट को हम गंभीरतापूर्वक लेते हैं और उसका समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।